बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी हैं। तो पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है, ऐसा ट्रंप ने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में। तो पाकिस्तान तो इस वक्त बहुत ज्यादा जो है मचान पे चढ़ा हुआ है, वो उसको लग रहा है उसको क्या हासिल हो गया है। लेकिन क्या करे, वहां के लोग खुद ही असलियत बता देते हैं और उनको भी ये समझ में नहीं आता कि वो अपने देश की शान में जो सोच तो ये रहे कि मैं शान में ये कसीदे पढ़ रहा हूं, दुनिया में इसमें इतनी कैसी कितनी बेइज्जती होगी। तो आपको एक स्टेटमेंट में दिखाता हूं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं और हमको भारतीयों को इसमें अब किसी भी प्रकार के कोई कॉम्प्लेक्स में आने की जरूरत नहीं है। वो बातचीत कर रहा है, मतलब उसके यहां हो रही है, हो हमारा क्या लेना देना, ना लड़ाई हमारी ना झगड़ा हमारा। हम क्यों उसमें कि हमको नहीं मौका मिला सुलह कर, क्यों चाहिए हमको मौका सुलह कर? जिनका झगड़ा है वो सुलह करेंगे आपस में। पाकिस्तान की सीमा लगती है उससे, और ट्रंप, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो हैं वो चपरासी की तरह बिहेव करते हैं ट्रंप के सामने, उसने वो करवा रहा है उनसे। पहली बात तो ये क्लियर। दूसरा, अब आप सोचें कि वहां इतने लोग आए, ये ईरान के डेलीगेशन को सेफली यहां पहुंचाने के लिए इन्होंने अपने फाइटर जेट्स भी भेजे उनके जहाज को एस्कॉर्ट करने के लिए। फिर जेडी वैंस वहां पर आते हैं, 21-24 घंटे रुकते हैं और उसके बाद पीठ थपथपा के चल देते हैं वेल डन करके। अब उसके बाद सवाल हुआ कि ये जो इतना तामझाम जो पूरे शहर में किया था, इस्लामाबाद और रावलपिंडी को लॉकडाउन करने के बाद, होटलों से लोगों को जो गेस्ट ठहरे हुए थे उनको भगा दिया कि जाओ हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं, आप लोग खाली कर दीजिए, सरकार का ऑर्डर है। फिर ईरान, खासकर ईरानी डेलीगेशन, क्योंकि वो बड़ा डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन को जिस होटल में ठहराया गया था, ये मीडिएटर है पाकिस्तान, जो इस बात पे फख्र महसूस कर रहा है कि जिसका होटल है उसने हमसे पैसे ही नहीं लिए। ये पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका कि एक होटल वाले ने मुझसे पैसा नहीं लिया। अब वो कौन थे ये भी मैं आपको बता दूं। मैंने देखा वो जो आगा खान है, हिज हाइनेस आगा खान, वो एक रिलीजियस डायनेस्टी से आते हैं, स्विट्जरलैंड में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। उनके पिताजी और उनके और पूर्वजों के जमाने से एक रिलीजियस शिया डायनेस्टी है वो। उनका वो होटल है, होटल सीरीना पाकिस्तान में, उनका मतलब मालिकाना हक उनका होगा। मगर कोई देश इस बात पे नाज करे कि एक होटल वाले ने मुझसे पैसा नहीं लिया, जो कह रहा है मैं दुनिया की सबसे बड़ी जंग रुकवा रहा हूं, जहां अमेरिका का उपराष्ट्रपति आया हुआ है, ईरान का इतना लंबा चौड़ा डेलीगेशन आया हुआ है। त्रिपाठी जी, मतलब मैंने भी कभी इतने बुरे इमेजिन नहीं किया था पाकिस्तान को। नहीं, देखिए अभी कह भले रहे हैं, लेकिन मुझे तो एक खबर दिखी थी कि वो कह रहे थे कि अभी बिल मिला नहीं है, वो कब तक आएगा वो। तो मैं भी कहीं किसी के हवाले से ही खबर देख रहा था। लेकिन सचमुच अगर इंटरनेशनल डेलीगेशन के समय या ऐसी बातचीत के समय कोई देश इस पर बहुत खुश हो रहा हो या कह रहा हो कि अरे ये तो कमाल हो गया, तो आप इसी से समझिए कि उस देश की मूल स्थिति क्या है। और हम लोग बार बार इसकी चर्चा करते हैं। हमारे देश में एक बड़ा वर्ग है जो इसको कहता है कि नहीं नहीं, आप ये दलाल कह देना या वो कर देना वो ठीक नहीं है। वो और ज्यादा स्थापित होता हुआ दिखता है। यानी जिसकी कोई स्थिति नहीं है, जो फटे हाल है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो क्या सचमुच किसी की वार्ता करा सकता है? उसका क्या है कि भाई ठीक है वो कुछ लोग आ गए तो कुछ थोड़ा हमारा भला हो जाएगा। जैसे अभी सऊदी अरब ने थोड़ा और टॉपअप भी कर दिया, जैसे हमारे मोबाइल में लोग रिचार्ज पे थोड़ा टॉपअप करा लेते हैं, तो उस पर थोड़ा सा और टॉपअप कर दिया है कि अच्छा चलो कर्जा तुम्हारा, ऊपर से कुछ थोड़ा और खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। इस अवस्था में वो मुल्क है। लेकिन उसके बावजूद अगर भारत में बहुत से लोग हैं जो बार बार कह रहे हैं कि हम क्यों अपनी टांग नहीं फंसा रहे हैं, हम क्यों ये इस बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब उनके ऊपर भी तरस आना चाहिए। भारत की अपनी एक भूमिका है, उस भूमिका के साथ जा रहा है, और पाकिस्तान वो बेचारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारी भूमिका ना भी हो तो हमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? कह रहे हमारी भूमिका जो है वो रहेगी। नहीं, जैसे बहुत से लोगों ने कहा कि आपका बैकयार्ड है साहब, इंडियन ओशन में आपकी चलनी चाहिए, भारत को एक बड़े मुल्क, मेजर पावर की तरह व्यवहार करना चाहिए। मैं उस पर भी कह रहा हूं, उन दोनों देशों के बीच झगड़ा है, वो आपस में जीत जाने। मेजर पावर की तरह तो हम व्यवहार कर रहे हैं ना। इजराइल से हमारी उसी तरह की बातचीत है, ईरान से हमारी उसी तरह की बातचीत है, सऊदी से, यूएई से, यूरोपीय यूनियन से, अमेरिका से, और तो और चाइना और रशिया से भी हम जो मेजर पावर है उसकी तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं करेंगे चलो हम बैठ के तुमसे समझौता कराएंगे, हम शांति कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम उसका हिस्सा न है और ना हम होना चाहते हैं। जहां ये लड़ाई हो कि ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की लड़ाई है, जहां ये लड़ाई हो कि डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका वाली लड़ाई हो, उसमें हमारा क्यों फंसेंगे? अभी जो आपने बात बताई ना पाकिस्तान की, वो एक्चुअली फैक्ट है। इनके पास 16.5 अरब रुपए का रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व। इनके अपने खर्चे चलाने के लिए पूरे देश के 3 महीने का पैसा है इनके पास मात्र। अब अगर ये ब्लॉकेड फलाना जो कुछ चल रहा है, अगर ये संकट बढ़ गया तो चौथे महीने का बिल देने का पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास। तो उनको पहले 3.5 अरब चुकाना था इनका,
यूएई का, 1.5 अरब का उनका यूरो बॉन्ड मैच्योर हुआ, वो उनको देना, तो $5 बिलियन तो सीधे सीधे ये हो गए। अब वो पैसा सऊदी अरब देने के लिए तैयार हो गया है। उसके पीछे भी एक कहानी बताई जा रही है, उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन एक तरफ तो ये होटल का बिल नहीं देते जहां लोगों को बुला के ठहराते हैं, और उसके ऊपर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एडवाइजर ने, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर, वहां इंटरनेशनल क्रू आया हुआ है मीडिया का, वो कहीं होटल में या किसी वेन्यू पर रहा होगा, उन्होंने कहा हमको छत दे दो वहां से। हम लोग भी ऐसा करते हैं, मीडिया वाले जानते हैं विजय जी तो बहुत, जो भी कैमरा लेके चलते हैं, अच्छा स्पॉट मिल जाए, तस्वीर बड़ी आ जाए, और ऊपर से मिल जाए तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, थोड़ी हाइट से मिल जाए। तो उन्होंने रूफटॉप का एक्सेस मान लिया। प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर पैसे मांगता है उसके लिए, अपने लिए पैसे मांग रहा है इंटरनेशनल मीडिया क्रू से। सुनिए आप। वज़ीर आज़म साहब के जो मुशीरान थे वो एक इसी तरह के कैरेक्टर, वो अपने होटल पर वो $25,000 एक शूट का मांग रहे थे अमेरिकी सहाफ़ियों से। यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स को ये मुल्क, ये गरीब अवाम अपने टैक्स पेयर से उसको मरात दे रही है कि वो मुल्क के लिए काम करे, ठीक, और उसको वो काम करने का मौका मिलता है, वो उसमें $25,000 कमाने के चक्कर में पड़ जाता है। वो ये नहीं सोचता कि पाकिस्तान को, उसके मुल्क को अल्लाह ने इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक मौका नसीब हुआ है हमें कि जहाँ पर पूरी दुनिया में हमारा पॉजिटिव में जा रहा है। तो वो सहाफ़ियों को कहे चलो यार मेरे होटल की छत पर बनाओ वीडियो इस्लामाबाद की, दिखाओ मेरा मुल्क कितना खूबसूरत है, मेरा दारुल हुकूमत कितना खूबसूरत है, कि यहाँ पर टूरिस्ट का लाएगा, टूरिस्ट आएगा तो मेरे ही होटल में ठहरेगा, मैं ही कमाऊंगा। लेकिन वो लालची, नीच, घटिया, एक जोंक की तरह वो खून चूसने के लिए कोशिश करता है। वो कहता है $25,000 कमा लूं, और वो काबीना में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कैबिनेट मंत्री इंटरनेशनल मीडिया क्रू से $25,000 मांग रहा है। किस बात के? छत पे कैमरा लगाने देने के। बताइए सर, आपने तो इतनी दुनिया देखी। मैंने दुनिया देखी और बहुत जगह रूफटॉप एक्सेस पर, मतलब क्योंकि जो ये बड़ी समिट्स होती हैं इस तरह में मजा आता है कि वो शहर पूरा दिखाया। हाँ। उसे एक उसका पूरा लोग ऊपर डिस्कशन के लिए वो बना लेते हैं थोड़ा। 90% टाइम मैंने ये किया कि वहाँ जो भी गवर्नमेंट होती है वो आपको एकोमोडेट करती है, आपको मदद करती है कि भाई कोई आपकी, बल्कि वो कहते हैं कि आप यहाँ आ जाइए, उस तरह की एक्सेस। ये तो मैंने कभी नहीं देखा कि किस तरह का हो रहा है, कि अब वो मंत्री जी कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये तो शर्मनाक मतलब बात है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बात नहीं है। सेरेना होटल पर हम लोग गर्व नहीं कर रहे, राहत की तो सोचा कीजिए उनकी। राहत की बात भी वो सोच रहे होंगे। इंपॉर्टेंट बात वो नहीं। एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें भी पाकिस्तान जो कर रहा है, हमें पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स से निकलना चाहिए। एग्जैक्टली, प्लीज, थैंक यू, आपने ये बात बोली। हाँ, बिल्कुल हमें पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स से निकलना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर वो जो कर रहे हैं वो करेंगे। उनकी विदेश नीति, उनका टॉक्स में मीडिया, उसके 4 नंबर बढ़ भी रहे हैं तो आपके थोड़ी कम हो रहे हैं। कम हो रहे नहीं है। और भारत की तुलना पाकिस्तान से करनी नहीं चाहिए। मतलब वो कुछ कर भी लेंगे तो कोई भारत से बड़ा देश तो नहीं हो जाएगा। भारत की एक अपनी भूमिका। एक चीज कह दूं, और उसको अमेरिका की, ट्रम्प की गुड बुक्स में आना है, उसकी मजबूरी है। उसकी फाइनेंशियल मजबूरी है, उसकी सिक्योरिटी रिलेटेड मजबूरी है। आपको गुड बुक्स में आना होता तो ट्रम्प मोदी का फोन ना उठाता जी। आपने तो वो व्यवहार किया हुआ है। इसलिए हमें उस कॉम्प्लेक्स से निकलना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। भारत की अपनी एक भूमिका, और मैं बार बार कहता हूँ भारत एक बड़ा देश है, बड़ा मुल्क है, और कम से कम पाकिस्तान से तो हमें कंपेयर करना ही नहीं चाहिए किसी भी स्तर पर, चाहे वो सामरिक स्तर हो, राजनयिक हो, डिप्लोमेसी हो, अर्थव्यवस्था, किसी भी स्तर पर। तो उनको जाने दीजिए जो कर रहे हैं। हाँ सर, कुछ कह रहे हैं सर? पहला बैठक थी, पहली वार्ता थी, तो होटल मालिक ने भी कहा चलो ठीक है भाई, गुडविल में दे दो। अब तो दूसरी वार्ता होगी तो वो कहेगा क्या, एक बार तो दे दिया, बार बार नहीं दूंगा, पैसे दो। तो पाकिस्तान की चिंता ये ज्यादा होगी, वार्ता सफल या असफल होता तो बात की बात है, और दूसरी बार आएंगे तो उनका खर्चा में कैसे उठाऊंगा वाला मामला है सर, ईरान वाला मामला है। ईरान वाला मामला है, इसीलिए दिया उन्होंने। इसीलिए किया वो, आपने जो कहा ना शिया डायनेस्टी के लोग हैं, उनकी होटल है तो इसलिए, और ईरान का मसला है तो इसलिए। अब ये सऊदी वाली बात मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान जो है बीच में, पाकिस्तान में डिबेट शोज वगैरह में इस बात पर भी अपने देश की पीठ थपथपाई जा रही है, या उस पर भी फख्र महसूस किया जा रहा है कि देखो साहब, हमने सऊदी को भी बेवकूफ़ बना दिया। सऊदी ने अपने पेपर पर लिखवा लिया, मुझ पर हमला होगा तो तुम आओगे, और उस पर हमला हो भी गया। हम तो ईरान के भी अच्छे बन गए, हम सऊदी के भी अच्छे बन गए, लेकिन हमने सऊदी के लिए बंदूक नहीं चलाई। तो वो इस बात को मतलब डिप्लोमेटिक क्रेडिट ले रहे हैं कि ये हमने बड़ी अच्छी मैन्यूवरिंग की कि हम इस मतलब इस ट्रैप में नहीं आए, नहीं तो हमें सऊदी के लिए तोप चलानी पड़ती है, हवाई जहाज से गोले बरसाने पड़ते ईरान के ऊपर। देखिए, पहले बात सही है, पाकिस्तान
ऑब्लाइज्ड था कि मतलब ऑब्लिगेटेड था कि वो सऊदी अरब की मदद को जाता, उस पर हमले हो रहे थे और उसने उसको उस वक्त तक टाला कि अब ये सीज फायर ही हो गया, तो वो उसकी गर्दन बची, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने कैसे किया, मैन्यूवर किया, जो भी किया उसने अपने फायदा का वक्त निकाल लिया। इसमें एक दूसरी थ्योरी और चल रही है सर, वो पता नहीं कितनी सच है। मैंने पढ़ा एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट को, वो ये कह रहे थे कि सऊदी अरब और यूएई की राइवलरी है, ये बात सच है, लेकिन ये दोनों ईरान को खत्म करना चाहते हैं, ये भी सच है। और इन दोनों के बेनिफिट में ये था कि एक कोई भी और देश आ जाए और वो भी ईरान को मारे, अमेरिका और इजराइल के साथ, तो वो उनके लिए, उनको तो ये सूट करता था कि पाकिस्तान इस जंग में आए और वो ट्रंप और नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान को बर्बाद करे। तो ये जो 3.5 अरब रुपया वापस मांगा ना यूएई ने, ये कहा जा रहा है कि ये पीछे से हाथ मिले हुए थे सऊदी और यूएई के। सऊदी ने यूएई को कहा कि तू अपना पैसा मांग, उसने पैसा मांगा, ने कहा कि अब इसको पैसा चाहिए, अब ये मेरे पास आएगा, सऊदी अरब के पास आएगा, मैं इसको पैसा दूंगा और कहूंगा अब बंदूक उठा और अब अगर गोली चली तो तू भी चलाएगा। ऐसा हो सकता है सर, मुमकिन? मुझे लगता है इसका पूरा मुमकिन हो सकता है, पूरी संभावना है। और कल ही न्यूज़ में पढ़ रहा था इस बात में कि यदि युद्ध आगे बढ़ता है, यानी कि दोबारा से शुरू हो जाता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान को युद्ध में कूदना पड़े। ऐसा सऊदी अरब मजबूर कर सकता है पाकिस्तान को युद्ध में कूदने के लिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान बहुत चालाकी से इस अपने आप को बचा करके रखा। नहीं तो जो डिफेंस पैक्ट था, हालांकि जिसके बारे में शुरू से कहा जा रहा था कि ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं ना सर मुड़ाते ओले पड़े, डिफेंस पैक्ट होता है और उसके 3 महीने बाद जो है वो इस प्रकार की घटना घट जाती है कि पाकिस्तान के एक टेस्ट केस बन जाता मतलब है। जैसे सऊदी को पता हो कि ये होने वाला है। हाँ, जैसे पता हो कि ये होने वाला है। और इसकी क्या, मैंने इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते कि सऊदी को इस बात की जानकारी थी कि 3 महीने बाद जो है वो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल एक्शन ले सकते हैं, और हम अपनी फोर्स मरवाने के बजाय पैसा देकर के भाड़े के टट्टुओं को, जो पाकिस्तानी टट्टू हैं, उनको हम क्यों ना उनको यूज किए जाए, उनके 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 लोग क्यों नहीं मारे जाएं। भाई अपने नागरिक मारे जाते हैं सऊदी अरब के, तो वहां पर हो सकता है राजतंत्र ही तो है, विद्रोह हो सकता है, लोग खड़े हो सकते हैं। ये सऊदी अरब के लिए भी समस्या था और ये आप यूएई के लिए भी समस्या यही थी कि भाई वहाँ के लोग यदि मारे जाते हैं तो लोग सड़क पर भी उतर सकते हैं राजतंत्र के खिलाफ। तो भाड़े के लोग जिनको पैसे दे करके आप अपने देश की सुरक्षा के लिए आप काम करवा सकते थे, ये उनके लिए ज़्यादा मुफीद था। और मुझे लगता है कि इसमें दाद देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान इस चंगुल से निकल पाया है। अभी तक तो स्थिति यही है कि वो ईरान के खिलाफ नहीं लड़ पाया, नहीं तो इसका असर देखिए कि क्या होता। यदि गलती से भी ईरान के खिलाफ यदि एक मिसाइल पाकिस्तान ने मारा होता तो बलूचिस्तान को आज़ाद कराने में फिर हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती है। जरूरत ही नहीं। और ईरान और इनके बीच भी मिसाइलें चल चुकी हैं अभी, बहुत ज्यादा पहले नहीं, मेरे ख्याल से एक डेढ़ दो साल पहले की ये बात है। अब ट्रंप साहब की बात कर लेते हैं। ट्रंप ने दुनिया में किसी देश को नीचा दिखाने में या उसे परेशान करने में कोई असर नहीं छोड़ी, लेकिन हर व्यक्ति जिससे भी हम लोग मिलते हैं वो ये कहता है ट्रंप कुछ भी कर सकता है। ट्रंप क्या सोचते हैं कोई नहीं जानता, और ट्रंप किसी को कुछ समझता नहीं। तो ट्रंप कुछ भी कर सकता है ये तो लोग माने बैठे थे, लेकिन ट्रंप ऐसा कर देगा, इस पर फिर दुनिया हैरान हुई। वो था पोप के खिलाफ, जब इन्होंने बोला कि पोप लियो जो हैं वो कमजोर हैं, पोप लियो जो हैं वो वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी जो भाषा थी, जो इतना लंबा फर्रा उन्होंने लिखा था एक्स के ऊपर। अच्छा, फिर अब जब वो विवाद बढ़ गया, उसमें उन्होंने एक पिक्चर भी ट्वीट की जिसमें जीसस क्राइस्ट की भूमिका में ये है कि हाथ रखकर किसी को जो है ठीक कर रहे हैं, और उसमें अपनी फोटो लगा दी। तो बहुत विवाद हुआ भाई, कहा एक तो तुम पोप को उल्टा सीधा कह रहे हो, फिर खुद को जीसस क्राइस्ट भी बता रहे हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसे दिखाया था अपने आप को जैसे मैं ये कोई डॉक्टर्स की टीम का हिस्सा हूं, बचने के लिए। क्योंकि रिएक्शन हुआ अमेरिका में बहुत बुरा, और देशों में बड़ा रिएक्शन हुआ। कई देशों ने, जैसे इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने बड़ा कहा पोप वहां रहते हैं, वेटिकन में रहते हैं, वो बेसिकली है तो इटली का ही इन्फ्लुएंस है वहां पे सारा। उनका सबसे पहले स्टेटमेंट आया कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप पोप के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन ट्रंप पीछे हटने की बजाय और बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में पिछले 2 महीनों में 42,000 से ज्यादा बेगुनाह निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या की है ईरान की इस सरकार ने, और पोप लियो ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। तो ये पोप को यह भी ध्यान रखना चाहिए
कि वो किसके साथ खड़े हैं, वो किसका समर्थन कर रहे हैं जिसने 42,000 लोगों की हत्या कर दी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, डोनाल्ड जे ट्रंप। तो ये तो अब ये तो पोप से नहीं, मतलब पोप को कहने से बाज नहीं आ रहे, किसी और को क्या मानेंगे। मेलानी, जो जॉर्जिया मेलोनी का शायद बयान भी है, सुना दीजिए। Penso che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone e i leader politici, diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. Grazie, signore. उन्होंने कहा मैं पोप के साथ खड़ी हूँ। आप पोप पे बोलेंगे कि राहुल गांधी पे बोलेंगे, चूज कर लीजिए। नहीं, मतलब पोप पे क्या बोलना है, हम क्यों बोलेंगे पोप पे, लेकिन एक लाइन सिर्फ बोल देता हूँ कि ट्रंप वही कर रहे हैं जो होना चाहिए। ये सत्ता और चर्च, वो दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। क्या बात याद दिला दी आप, समझ रहे हैं ना, मतलब इसको समझिए। ये ओरिजिनल लड़ाई तो यही थी ना, बस यही है। तो आप उसके पराभव की ओर जाते हुए देखिए। ये लड़ाई सामान्य नहीं है, और अगर ये हो रहा है तो सचमुच बहुत विचित्र है कि अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट ये कर रहा है। कौन सा संस्थान नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब सत्ता। अब देखिए, ये अभी चर्च तो, को मैं उस सेंस में ना रिलीजियस कैथोलिक चर्च, अगर उतनी पावर होती तो क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बोलने की स्थिति में होता? इसको यूं समझिए ना, ये सवाल है कि क्या अगर पोप की जो प्रभुसत्ता है, जो ताकत है, वो अगर इतनी पावरफुल होती तो क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बोलने की स्थिति में होता? ठीक है, बात ये बड़ा सवाल है। एक लाइन जोड़ देना चाहिए। पूरी दुनिया में बवाल हो जाता। बिल्कुल, वहीं अमेरिका में ही हो जाता। एक लाइन जोड़ देनी चाहिए। हालांकि उसके लिए कई बार माफी मांगी गई है पोप के तरफ से और वेटिकन के तरफ से, लेकिन जब क्रूसेड हुआ यूरोप को जब क्रिश्चियनाइज किया गया, तो जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवादी थे वैसे ही तो क्रिश्चियन आतंकवादी थे। उन्होंने भी तो हत्या का सहारा लिया, हिंसा का सहारा लिया, कन्वर्ट करने का सहारा में हिंसा, सारे कुकर्मों का सहारा लिया था और यूरोप को पूरी तरीके से होमोजेनाइज किया है। उससे पहले यूरोप हृदय में कौन लोग परिवर्तन रहते तो थे, हुआ। हृदय रहते थे उससे पहले भाई, उसके पहले हम तो कहते थे कि जो हमारे मानने वाले नहीं थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी को भी मानने वाले तो नहीं थे ना। ठीक है, चलिए। ट्राइबल सोसाइटी थी ना वो पूरा। ठीक, अब आगे एक बस जाते जाते मैं आपको राहुल गांधी का कल का एक बयान, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, तो वो आपको दिखा देता हूं। बंगाल में राहुल गांधी बोल रहे थे, उन्होंने कहा ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्ट है, ये सिंडिकेट चलाने वाली सरकार है। और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी नहीं लड़ सकते टीएमसी से मैं लड़ूंगा, मतलब कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। बंगाल में टीएमसी से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, ऐसा राहुल गांधी ने बोला। यहाँ पर एक विधायक है और हाँ, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा, मैं। देश में एक ही आदमी है जो नरेंद्र मोदी से नहीं डरता, जो नरेंद्र मोदी पे हंसता है और जो नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डाल के बात करता है। और फिर उन्होंने कहा वो कौन है, मैं हूं। एक तरफ नरेंद्र मोदी वो संविधान पर आक्रमण कर रहा है, एसआईआर करवा रहा है, नफरत फैला रहा है, और दूसरी तरफ टीएमसी का काम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ाने का है। 24 घंटा आपकी सारी इंडस्ट्री खत्म कर दी, सारे बिजनेस बंद कर दिए और सिंडिकेट से स्टेट को चलाते हैं। टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, यह मत भूलिए। अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है और बीजेपी को हरा सकती है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। और यह भी मोदी जी भी जानते हैं, आरएसएस के सब लोग जानते हैं कि एक आदमी है जो पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आदमी है जो डरता नहीं है, जो मरने को तैयार है और जो मोदी पर हंसता है 24 घंटा। मैं नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है, आंख में आंख नहीं मिला पाता अब।
तो उनका मोदी से एक ही आदमी है जो मुकाबला कर सकता है, जो नहीं डरता वो है मैं। टीएमसी वाली बात ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन ये कमाल है, मतलब सचमुच ये किस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं कि किस स्टेट में है वो भी उनको ध्यान में नहीं है। मतलब उनका संकट बड़ा हो गया है ना। अरे भाई आप, ये कौन सी काबिलियत है कि मैं नरेंद्र मोदी पर हंसता हूं? हंसते रहो भाई, ऐसे कोई किसी के ऊपर हंसता है तो उसको लोग क्या कहते हैं, बड़ा विचित्र है ये। और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा है, हम लोग तो रोज देखते हैं, हम लोग थोड़ी देर में लगता है कि यार हमारा चेहरा तो मुरझाया रहता है, मोदी जी क्या चमकते रहते हैं, हम लोग तो रोज ऐसे देखते हैं। उनका टीएमसी नहीं लड़ सकती कांग्रेस बीजेपी से। नहीं तो टीएमसी बीजेपी से क्यों लड़ेगी भाई? बीजेपी को टीएमसी से लड़ना है, उनका बेसिक फंडा ही क्लियर नहीं। नहीं, इसीलिए तो वहां भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ना है, टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है। नहीं, ये वो बात कह रहे हैं, बुनियादी बात है। आप बंगाल में बोल रहे हो, वेस्ट बंगाल में बीजेपी को थोड़ी हराना बीजेपी को थोड़ी हराना है, वहां टीएमसी को हराना है। और वहां जाके राहुल जी ये कह रहे हैं कि टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। इसका मतलब बीजेपी की, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि राहुल जी कह रहे हैं कि टीएमसी हारेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बन सकती है। यही तो मतलब हुआ इस बात का सर। हाँ नहीं, लेकिन एक और भी देखिए ना, कितना भोले हैं बेचारे, कितना मासूमियत है उनके बयानों में। वो उनके एक भी विधायक नहीं है वहां पे। एक जीता था सागर दे की, एक जीता वो भी टीएमसी में शामिल हो गया, सागर और इसके बावजूद कह रहे हैं कि कौन यहाँ लड़ सकता है। अरे जमीन पर आपका 4% वोट है भाई, 4%। आपके 90% जो है वो कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया। अरे दूसरी बात, एक मैं ये भी मैंने बयान सुना तो मैं कह ही देता हूं, मतलब जैसे कांग्रेस कहती है भाई कि बीजेपी के लिए या प्रधानमंत्री के लिए कहती है कि अहंकार है, दम्भ है, तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रोजेक्शन दिया अपना, जो बातें उन्होंने अपने लिए कही, तो इसमें भी वो फिर दम्भ और अहंकार वैसी ही भावना जो है वो दिखाई दे रही थी। बाकी ये कांग्रेस पार्टी जाने और राहुल जी जाने। नहीं, ये दम्भ और अहंकार नहीं है, वो तो उनको ये तो उनको अहंकार है कि मैं मोदी के मुकाबले में ही हूं, बस इतना तो वो मानते हैं। नहीं प्रयोग किया जा सकता। सर समय बात, लेकिन वेस्ट बंगाल में मोदी से नहीं करना मुकाबला, ये आप समझा देंगे फिर। ठीक है सर, आज तो रह गया फिर कभी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद समय इतना। हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, सभी जी, बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर मिलेंगे।